सो भाई अभी भी वही पंगा चल रहा है। लोग ऑफलाइन मार्केट जाते हैं लैपटॉप खरीदने एंड सेल्समैन कुछ भी लैपटॉप उनको चिपका देता है एंड ये गलती आपकी है क्योंकि आप ढंग से रिसर्च नहीं करते हो। भाई इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको प्रो बना दूंगा मैं लैपटॉप के मामले में। देखो पहली चीज आप डिसाइड करो आप इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। पहली कैटेगरी है प्रोडक्टिव यूजर्स। सो अगर आपको स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करने हैं, रिसर्च वर्क करना है, ट्रेडिंग करनी है, कोडिंग करनी है, ऑफिस के डॉक्यूमेंटेशन का काम है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम है, या मीडिया कंज्यूम करना है, या फिर आप बस वेब ब्राउज करना चाहते हो, अगर आप इनमें से कोई भी एक काम करते हो, आप प्रोडक्टिव यूजर्स वाली कैटेगरी में फॉल करते हो। इस कैटेगरी के लोगों को अच्छी सीपीयू एंड रैम चाहिए, प्लस बैटरी बैकअप भी बढ़िया चाहिए। फिर आती है हमारी दूसरी कैटेगरी क्रिएटिव यूजर्स। इनमें एडिटर्स फॉल करते हैं, चाहे फोटो एडिटिंग करनी हो या वीडियो एडिटिंग करनी हो या ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का काम हो, या फिर वर्चुअल मशीन रन करनी हो या म्यूजिक प्रोड्यूस करना हो। तो अगर आप इनमें से एक भी काम करते हो, आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हो, दैट इज क्रिएटिव यूजर्स। एंड इनको चाहिए सीपीयू एंड जीपीयू की बैलेंस परफॉर्मेंस एंड कलर एक्यूरेसी। फिर आती है हमारी थर्ड कैटेगरी बीस्ट यूजर्स। इस कैटेगरी के यूजर्स को मेनली गेमिंग करनी होती है, वीएफएक्स या एनिमेशन का काम करना होता है, 4K लेवल की एडिटिंग करनी होती है, AI/ML के मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं, 3D एप्स लाइक ब्लेंडर वगैरह चलाना रहता है, या स्ट्रीमिंग करनी होती है। इनको तगड़ी सीपीयू, जीपीयू एंड रैम परफॉर्मेंस चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो एंड एडिटिंग भी करते हो तो आपको कलर एक्यूरेसी भी अच्छी खासी चाहिए। और हाँ, इस कैटेगरी वाले जितने भी लोग हैं प्लीज बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट मत करना। अब देखो इन 3 कैटेगरीज में से सबसे टॉप पे हैं बीस्ट यूजर्स, फिर आते हैं क्रिएटिव यूजर्स एंड लास्ट में है प्रोडक्टिव यूजर्स। आप डिसाइड करो आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। और अगर आप मेरी तरह एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करते हो देन आपको एक ऊपर वाली कैटेगरी चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएटिव कैटेगरी में फॉल करता हूँ बट मेरे कुछ काम बीस्ट यूजर्स वाले भी हैं, तो मैं अपने आप को बीस्ट यूजर में कैटेगराइज करूंगा। आप मेरे को कमेंट करके बताओ आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो। और हाँ, आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने बेस्ट लैपटॉप्स को टैग भी कर रखा है और उनके बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं, सो वो जाके चेकआउट कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब सीपीयू के बारे में बात करते हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस कंफ्यूजिंग भी। ये मत समझना हाँ ये तो मुझे आता है, सुन लो अच्छे से ढंग से, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। देखो मेनली इंटेल के सीपीयूज आते हैं एंड AMD के राइजन सीपीयूज आते हैं। इंटेल में टोटल 3 टाइप के सीपीयूज मिलते हैं, नॉर्मल i5, i3, i7, i9। फिर है कोर सीरीज के सीपीयू मतलब कोर 5, कोर 7 एंड लास्ट में आती है कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7, कोर अल्ट्रा 9 सीरीज के सीपीयूज। तो इन 3 टाइप में सबसे टॉप पे है कोर अल्ट्रा सीरीज के सीपीयू। बाकी कोर सीरीज एंड नॉर्मल जो i5, i3 सीरीज है उनमें इतना डिफरेंस नहीं रहता है। राइजन की अगर मैं बात करूं, यहाँ 2 टाइप के मेनली सीपीयूज मिल जाते हैं, नॉर्मल राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 एंड फिर आ जाता है राइजन AI5, राइजन AI7, राइजन AI9, ये सारे सीपीयूज। तो देखो इंटेल के जो कोर अल्ट्रा सीपीयूज हैं एंड राइजन के जो राइजन AI सीपीयूज हैं, इन दोनों में ही NPU अलग से लगा रहता है, तो ये AI टास्क के लिए हल्के से बेटर हैं कंपेयर टू नॉन AI सीपीयूज। अब दोस्तों स्नैपड्रैगन के भी कुछ सीपीयूज आते हैं लेकिन उनकी 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि उनकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज एप्स इतने ज्यादा कंपैटिबल ही नहीं है एंड जो कुछ बचे कुछ एप्स कंपैटिबल हैं वो अपनी मोस्ट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। और दूसरी जो बड़ी इशू है दैट इज कुछ हार्डवेयर्स लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स इन सीपीयू के साथ कंपैटिबल नहीं है। सो मैं तो पर्सनली भाई स्नैपड्रैगन सीपीयूज को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो चलो अब इंटेल के सीपीयूज को थोड़ा समझ लेते हैं। इनके आगे नंबर जितना बड़ा रहेगा उतना बेहतर, ये तो आपको पता ही होगा, लाइक i7 i5 से बेहतर है एंड i5 i3 से बेहतर है। अब मान लो आप इंटेल का i5 13420H को कंसीडर करो। इसमें लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है दैट इज कॉल्ड जनरेशन। 13 लिखा है तो 13 जनरेशन, 14 लिखा होता तो 14 जनरेशन। जनरेशन जितना ज्यादा उतना बेहतर। एंड एक प्रो टिप, आज के टाइम पे मतलब 2026 में एटलीस्ट 13 जनरेशन तो कंसीडर कर लेना एंड अगर बजट कम है थोड़ा तो 12 जनरेशन भी खरीद सकते हो बट उससे नीचे प्लीज मत जाना, भले ही सेल्समैन उसको कुछ भी कह के बेच रहा हो। और हाँ, इस 13 जनरेशन को जो हमने देखा था उसके अगर आप अगेन राइट साइड में देखोगे तो 3 डिजिट का एक और नंबर रहता है, इसको आप SKU बोल सकते हो एंड ये नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। लाइक फॉर एग्जांपल i5 का 13500H है एंड i5 का ही 13420H है। इन दोनों में क्योंकि i5 13500
500H बड़ा नंबर है, इसका SKU नंबर बड़ा है, देन ये आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा कंपेयर टू i5 का 13420H। अब दोस्तों अगर हम कोर या कोर अल्ट्रा में देखें तो इनके आगे मेनली 3 डिजिट का नंबर लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल कोर अल्ट्रा 5 125H या कोर अल्ट्रा 5 225H। अगर 1 से नंबर शुरू हो रहा है वो सीरीज 1 कहलाता है, एंड अगर 2 से नंबर शुरू हो रहा है वो सीरीज 2 कहलाता है। सीरीज 2 सीरीज 1 से बेहतर है। ये सेम कोर अल्ट्रा वाली लॉजिक कोर सीरीज के सीपीयू में भी काम करता है। अब अगर राइजन सीपीयूज के बारे में बात करूं तो यहाँ भी मोस्टली मामला सेम है। लाइक राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 लिखा रहता है। राइजन 7 राइजन 5 से बेटर है एंड राइजन 5 राइजन 3 से बेटर है, लेकिन इनके आगे भी एक 4 डिजिट का नंबर रहता है। अगर ये नंबर 7 से शुरू हो रहा है तो ये 7000 सीरीज कहलाता है। अगर ये 6 से शुरू हो रहा है तो 6000 सीरीज, एंड अगर 8 से शुरू हो रहा है तो 8000 सीरीज। सीरीज जितनी ज्यादा रहेगी उतना बेहतर रहेगा। प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट 7000 सीरीज का आपको राइजन में सीपीयू देखना है। फर्दर एक चीज बता दूं, इस सीरीज के जब हम राइट साइड में देखेंगे तो आपको और भी कुछ नंबर लिखे हुए दिख जाएंगे। अगेन ये परफॉर्मेंस स्कोर है या बोल सकते हो SKU नंबर है, तो ये जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर। लेकिन हाँ, राइजन ने आजकल थोड़ा नाटक करना भी शुरू कर दिया है। आजकल राइजन 5 150, राइजन 7 170 ऐसे नाम वाले सीपीयू भी आते हैं। तो मामला बहुत ही सिंपल है। राइजन 5 या राइजन 7 के आगे जो 3 डिजिट का नंबर लिखा है वो जितना बड़ा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर। अब अगर AI सीरीज के सीपीयू के बारे में बात करूं जिनका नाम कुछ ऐसा रहता है, राइजन AI 5 340 या राइजन AI 7 350 या राइजन AI 9 HX 370 या 375, तो ये जितने भी नंबर लिखे जाते हैं 3 डिजिट के, ये जितना नंबर बड़ा रहेगा उतनी बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो हमेशा 3 से ही शुरू होगी, क्योंकि ये जनरेशन कहलाता है NPU का, CPU का नहीं, NPU का। एंड राइजन ने इन AI CPUs के साथ 100 और 200 सीरीज को स्किप कर दिया। तो 300 सीरीज में नंबर लिखे जाते हैं एंड 3 का मतलब होता है थर्ड जनरेशन ऑफ NPU। कल को जब 4th जनरेशन आएगा तो ये नंबर्स में भी 460 लिखा रहे या 470 लिखा रहे, हु नोज, बट ये जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज द जनरेशन ऑफ NPU। और एक चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइजन AI 9 के बेसिकली 2 टाइप के CPUs आ रहे हैं, राइजन AI 9 HX एंड उसके बाद एक नंबर लिखा रहता है, या फिर राइजन AI 9 एंड फिर डायरेक्टली नंबर लिख देते हैं, कोई अल्फाबेट नहीं रहता है। तो यहाँ पे HX लिखा है या H लिखा हो तो आप मान के चलना जिसमें अल्फाबेट है वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। और इन अल्फाबेट्स का क्या सिग्निफिकेंस रहता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखो, अल्फाबेट्स या तो आपको सफिक्स में मिल जाएगा या तो बीच में कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आजकल। एंड ये जो अल्फाबेट्स रहते हैं वो बेसिकली HX, H, HS, P, V, U ऐसे लिखे रहते हैं। तो इनमें सबसे बेस्ट है HX, फिर आता है H, फिर आता है HS, फिर आता है V, फिर आता है P एंड लास्ट में आता है U। एंड देखो, ये जो मैंने नाम बताया ये परफॉर्मेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब HX सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है एंड U सबसे कम परफॉर्मेंस देता है, बट U सीरीज सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप देता है एंड HX सीरीज सबसे कम बैटरी बैकअप देता है। और एक चीज मैं बता दूं, HX सीरीज वाले जितने भी CPUs हैं वो सबसे ज्यादा गर्म भी होते हैं एंड साथ ही में U सीरीज वाले सबसे कम गर्म होते हैं। तो अगर आप H या HX सीरीज वाले CPU ले रहे हो, मेक श्योर आपके लैपटॉप में हीट मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो देखो, ये तो मोस्टली नोमेनक्लेचर हो गया CPU का। अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय द वे, फर्दर ये जितने भी CPUs होते हैं ये कोर्स में डिवाइडेड रहता है एंड जितने ज्यादा कोर्स उतनी बेहतर मल्टी कोर परफॉर्मेंस एंड उतना बेहतर रहेगा मल्टीटास्किंग में वो लैपटॉप। लेकिन ये कोर्स भी फर्दर डिवाइडेड रहते हैं P कोर्स में एंड E कोर्स में, मतलब परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंट कोर्स। अब मान लो इंटेल में 2 CPUs हैं, i7 का 13700H एंड दूसरा है i7 का 14650HX। दोनों ही काफी बढ़िया CPUs हैं, लेकिन i7 के 13700H में 6 P कोर्स हैं एंड बाकी के 8 E कोर्स हैं। वहीं पे 14650HX में 8 P कोर्स मिल जाते हैं एंड 8 E कोर्स मिल जाते हैं। एंड सिंस i7 के 14650HX में P कोर्स ज्यादा है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेटर है कंपेयर टू i7 13700H। तो ना सिर्फ नंबर ऑफ कोर्स देखना है बट ये भी देखना है परफॉर्मेंस स्कोर कितने हैं। एंड बाय द वे, आप हर एक CPU के ना स्कोर्स देख सकते हो, बोथ मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर्स ऑन nanoreview.com। एंड वहां पे जाके आप राइजन के CPU को कंपेयर कर सकते हो इंटेल के CPU के साथ, या किसी भी CPU को किसी भी CPU के साथ कंपेयर कर सकते हो बेसिकली, एंड मल्टी कोर स्कोर और सिंगल कोर स्कोर देख सकते हो। एक थंब रूल याद रखना, अगर मल्टी कोर स्कोर ज्यादा है देन वो स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, इन सारे कामों में बेटर परफॉर्मेंस देगा, एंड अगर सिंगल कोर स्कोर ज्यादा है देन गेमिंग, ब्राउजिंग, इन कामों में वो CPU ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। प्रो टिप देता हूँ आपको, मान लो आप 2 CPU में कंफ्यूज्ड हो, आप उनकी TDP भी सर्च कर सकते हो। वैसे TDP एक अलग चैप्टर है बट आप बेसिकली जस्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, लाइक i5 13420H
TDP। तो इससे आपको TDP दिख जाएगा, ये वॉटेज में लिखा रहता है। TDP जितनी ज्यादा उतनी बेहतर परफॉर्मेंस। सो गाइस अगर मैं अपने CPUs को कैटेगराइज कर दूं हमारे यूजर कैटेगरीज में, तो HX एंड H सीरीज के CPU में सजेस्ट करूंगा बीस्ट यूजर्स को, HS एंड H सीरीज के CPU में सजेस्ट करूंगा हमारे क्रिएटिव यूजर्स को, एंड बाकी के जो U, V एंड P सीरीज के CPUs हैं वो मैं सजेस्ट करूंगा हमारे प्रोडक्टिव यूजर्स को। चलो CPU तो समझ लिया, अब GPU पे आ जाते हैं। देखो लैपटॉप्स में मोस्टली iGPU होते हैं एंड DGPU होते हैं। iGPU बोले तो इंटीग्रेटेड GPU एंड DGPU बोले तो डेडिकेटेड GPU या डिस्क्रीट GPU। इंटीग्रेटेड GPU में बेसिकली दो ब्रांड्स अपने GPUs बनाते हैं, एक है इंटेल एंड दूसरा है AMD। इंटेल के मेनली 3 कैटेगरीज के iGPU हैं। पहला है इंटेल आर्क सीरीज, दूसरा है इंटेल का आइरिस Xe सीरीज, तीसरा है इंटेल का अल्ट्रा HD सीरीज। इन तीनों में सबसे बढ़िया आर्क है, फिर आता है आइरिस Xe एंड फिर लास्ट में आता है इंटेल का अल्ट्रा HD। और अगर आप AMD के iGPUs देखोगे तो यहाँ पे 600 सीरीज, 700 सीरीज एंड 800 सीरीज में इनके नाम लिखे हुए रहते हैं। एंड 800 सीरीज 700 सीरीज से बेटर है, 700 सीरीज 600 सीरीज से बेटर है। बेसिकली जितना बड़ा नंबर रहेगा ये 3 डिजिट वाला उतना बेहतर iGPU। और एक चीज मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जितना बढ़िया CPU लोगे ना उतने चांसेस आर हाई कि आपको उतना बढ़िया iGPU मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सीधा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के बारे में। यहाँ पे मेनली 2 कंपनीज अपने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बनाती है लैपटॉप्स के लिए, एक है AMD, दूसरी है NVIDIA। हमको मोस्टली NVIDIA वाले डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को ही कंसीडर करना है। अब देखो आपने ग्राफिक कार्ड के नाम ना कुछ ऐसे देखे होंगे, RTX 3050, 4050, 5050। जैसे मान लो 3050 लिखा है तो 30 कहलाता है सीरीज, 50 कहलाता है इसका टीयर, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो सीरीज कहलाएगा एंड लास्ट 2 डिजिट कहलाएगा इसका टीयर। जैसे 4050 में 40 सीरीज है, 50 टीयर है, 4070 में 40 सीरीज है, 70 टीयर है एंड 5070 में 50 सीरीज है, 70 टीयर है। सो जब भी सीरीज इंक्रीज होती है एंड टीयर कांस्टेंट रहता है तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। लाइक 3050 से बेटर परफॉर्मेंस देगा 4050, 4050 से बेटर परफॉर्मेंस देगा 5050। एंड वैसे ही जब सीरीज कांस्टेंट रहती है एंड टीयर बढ़ता है तो भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। लाइक 4050 से बेहतर परफॉर्मेंस देगा 4060 एंड 4060 से बेहतर परफॉर्मेंस देगा 4070। आई होप यहाँ तक आप इजीली समझ गए होगे। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लो 2 GPUs हैं, एक है 4060 एंड दूसरा है 5050। इन दोनों में टीयर भी बड़ा है, सीरीज भी बड़ी है, तो कौन सा वाला बेटर परफॉर्मेंस देगा? इन दोनों में 4060 बेटर परफॉर्मेंस देगा क्योंकि इसमें टीयर 4060 का बड़ा है। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो हमको फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा टीयर को देनी है। अब दोस्तों एक और चीज दैट इज कॉल्ड VRAM, मतलब 4 GB के ग्राफिक कार्ड आते हैं, 8 GB के ग्राफिक कार्ड आते हैं, 6 GB के ग्राफिक कार्ड आते हैं, ये VRAM कहलाता है, वीडियो रैम। एंड ये VRAM या बोल सकते हो मेमोरी जितनी ज्यादा रहती है उतना बेहतर। मान लो 3050 2 हैं, एक 6 GB का एक 4 GB वाला, तो 6 GB वाला बेटर परफॉर्मेंस देगा। वैसे ही एक और चीज है ग्राफिक कार्ड के मामले में दैट इज कॉल्ड TGP, टोटल ग्राफिक पावर। अब मान लो 2 RTX 3050 हैं, दोनों ही 4 GB के हैं, लेकिन एक 50 वॉट TGP के साथ आता है एंड दूसरा 65 वॉट TGP के साथ आता है। तो इस सिनेरियो में जो 65 वॉट TGP के साथ आता है वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा आपको। अब अगेन आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि 2 3050 है मान लो एंड एक 4 GB ग्राफिक मेमोरी के साथ आ रहा है बट 75 वॉट TGP के साथ, एंड दूसरा 3050 6 GB ग्राफिक मेमोरी के साथ आ रहा है बट 60 वॉट TGP के साथ। तो इन दोनों में से अब बेटर परफॉर्मेंस कौन सा देगा? तो यहाँ पे हमको फर्स्ट प्रायोरिटी मेमोरी को देनी है, मतलब 6 GB वाला 3050 4 GB वाले 3050 से बेटर परफॉर्मेंस देगा भले ही इसकी TGP कम हो। तो आई होप ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और आ जाती है, लास्ट में कभी कभार आपने देखा होगा एक सफिक्स लगा हुआ रहता है दैट इज TI का मतलब होता है टाइटेनियम वर्जन। अपने बेस वर्जन से ये थोड़ा बेटर रहता है क्योंकि इसमें हल्के से ज्यादा CUDA कोर्स होते हैं, टेंसर कोर होते हैं एंड RT कोर्स होते हैं। RT कोर्स बोले तो रे ट्रेसिंग कोर्स। तो मान लो जैसे 2 3050 हैं लेकिन एक 3050 Ti है, तो 3050 Ti 3050 से बेटर परफॉर्मेंस देगा। आप इस टेबल में भी देख सकते हो, यहाँ पे कंपैरिजन है, दोनों ही RTX 3050 4 GB वाले हैं बट एक 3050 Ti है। तो देख लो यहाँ CUDA कोर्स भी ज्यादा है, RT कोर्स भी ज्यादा है एंड टेंसर कोर्स भी ज्यादा है। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग अभी पूछेंगे ये RT कोर्स क्या है, CUDA कोर्स क्या है, टेंसर कोर्स क्या है। देखो इनमें अगर घुसेंगे तो ये एक और रैबिट होल है। मैं इतना आपको समझा देता हूँ, CUDA कोर्स परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी के लिए बेटर रहता है एंड जितने भी टेंसर कोर्स रहते हैं वो AI ML के लिए बेटर रहता है। एंड RT कोर्स मतलब जब आप गेमिंग वगैरह करते हो या फिर आप 3D रेंडरिंग वगैरह मॉडलिंग वगैरह करते हो तो उसमें रे ट्रेसिंग के लिए हेल्प करता है। तो इन तीनों का मतलब ये होता है। एक प्रो टिप मैं आप सभी लोगों को दे देता हूँ, जितने भी AI ML वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही लेना
लेना है, ठीक है। भले ही आपके लैपटॉप के CPU में NPU है, तब भी वो बीट नहीं कर पाएगा एक डेडिकेटेड GPU को। तो डेडिकेटेड GPU इज मैंडेटरी फॉर ऑल द AI ML स्टूडेंट्स। और हाँ, जितने भी हमारे बीस्ट यूजर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 4050 वाला आप ग्राफिक कार्ड लेना। जितने भी क्रिएटिव यूजर्स हैं उनको मैं बोलूंगा एटलीस्ट 3050 लेना। प्लीज 2050 पे जाओगे तो चलेगा, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं बोलूंगा 3050 वाला ही लो। एंड प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए भाई आप iGPU के साथ भी काम चला सकते हो। अब दोस्तों हम GPU के साथ सीधा आ जाते हैं डिस्प्ले पे। देखो मेनली 4 तरह के डिस्प्ले होते हैं, TN पैनल, VA पैनल, OLED पैनल एंड IPS पैनल। OLED पैनल बेस्ट होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। फिर आते हैं IPS पैनल्स जो बढ़िया रहते हैं, वर्सेटाइल रहते हैं। फिर आते हैं VA पैनल्स जिनका कॉन्ट्रास्ट रेशियो बढ़िया रहता है। एंड लास्ट में आते हैं TN पैनल्स, ये गेमिंग वगैरह के लिए बढ़िया रहते हैं बट इनमें कलर एक्यूरेसी एकदम कम रहती है। अगर मैं इनके कॉस्ट की भी बात करूँ, सेम यही ऑर्डर फॉलो होता है। तो देखो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो और आप बहुत ज्यादा मीडिया कंज्यूम नहीं करते हो और आपका बजट भी कम है थोड़ा, तो आप TN पैनल या VA पैनल्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर मीडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट VA पैनल या फिर IPS पैनल ले लेना। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हो, मतलब अगर क्रिएटिव यूजर में फॉल करते हो, देन आपको IPS पैनल ही लेना है या फिर OLED पैनल ही लेना है। एंड IPS पैनल अगर ले रहे हो मेक श्योर 100% sRGB हो। अगर आपका बजट है उतना, नहीं है तो नॉर्मल IPS पैनल भी चलेगा, बट VA पैनल एंड TN पैनल नहीं लेना है। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हो तो मैं बोलूंगा आपको हाई रिफ्रेश रेट वाले पैनल्स देखने हैं, मतलब 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए या फिर 250 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए। तो आप रिफ्रेश रेट जरूर चेक कर लेना एंड रेस्पॉन्स टाइम भी जरूर चेक कर लेना। 3 मिलीसेकंड की एट द मोस्ट रेस्पॉन्स टाइम होनी चाहिए, 3 मिलीसेकंड या उससे कम। और अगर आप गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग वगैरह भी करने वाले हो तो 100% sRGB वाली डिस्प्ले प्लीज ले लेना। और अगर ब्राइटनेस की बात करूं, भले आप किसी भी कैटेगरी में आते हो लेकिन इंडोर्स में आप लैपटॉप मोस्टली यूज करने वाले हो, देन 250 निट्स की ब्राइटनेस एटलीस्ट होनी चाहिए। और अगर आप आउटडोर्स में अपना लैपटॉप यूज करने वाले हो, देन एटलीस्ट 350 निट्स टू 400 निट्स की ब्राइटनेस तो होनी ही चाहिए। तो देखो हमने डिस्प्ले भी देख लिया, अब रैम पे आ जाते हैं। रैम बेसिकली 2 तरह के होते हैं, LPDDR एंड DDR। LP मतलब लो पावर्ड एंड ये मदरबोर्ड पे सोल्डर्ड रहते हैं तो इनको फ्यूचर में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। एंड DDR रैम सोल्डर्ड नहीं रहते हैं तो इनको अपग्रेड किया जा सकता है। और एक और चीज, ये LPDDR एंड DDR के जनरेशन भी रहती है, मतलब DDR3 एंड LPDDR3 या फिर DDR4 एंड LPDDR4 या फिर DDR5 एंड LPDDR5। तो ये जनरेशन नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर, उतनी फास्ट परफॉर्मेंस, उतना एफिशिएंट रैम। एंड ऑब्वियसली मेमोरी भी जो रहती है, मतलब 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, ये मेमोरी जितनी ज्यादा रहेगी उतना बेहतर रहेगा। एंड रैम्स की स्पीड मेगाहर्ट्ज में या फिर मेगा ट्रांसफर पर सेकंड में मेंशन रहती है। लाइक मान लो 2 16GB के DDR5 रैम्स हैं, एक की स्पीड है 4800 मेगाहर्ट्ज एंड दूसरी की स्पीड है 5200 मेगाहर्ट्ज। तो हमको 5200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम चूज करनी है। जितने भी हमारे प्रोडक्टिव यूजर्स हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप 8GB का LPDDR4X या फिर DDR4 रैम चूज कर सकते हो। एंड जितने भी क्रिएटिव यूजर्स हैं आपको 16GB का एटलीस्ट LPDDR5 या फिर DDR4 रैम लेना है। एंड सारे ही बीस्ट यूजर्स को भाई एटलीस्ट 16GB का DDR5 रैम लेना है। चलो रैम के बारे में जान लिया, अब SSD पे आ जाते हैं। SSD बहुत ही सिंपल है। SSD के मेनली 2 कैटेगरीज हैं, SATA SSD एंड NVMe SSD। हमको सिर्फ NVMe SSD पे फोकस करना है। एंड NVMe SSD के भी अलग अलग जनरेशन होते हैं। अभी के टाइम पे जनरेशन 3, जनरेशन 4 एंड जनरेशन 5 है। जनरेशन 5 बेस्ट है, सबसे महंगा है। जनरेशन 4 बढ़िया एकदम स्वीट स्पॉट पे है, लेकिन भाई प्राइस इसकी भी थोड़ी ज्यादा ही रहती है। जनरेशन 3 भी फास्ट है बट इन तीनों में सबसे स्लो है, ठीक। एंड इसकी प्राइस सबसे कम रहती है। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो या इवन सेकंड कैटेगरी में आते हो, आप जनरेशन 3 वाली SSD ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली इतनी बात है नहीं। बट हाँ, अगर आप क्रिएटिव यूजर हो देन मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज Gen 4 ट्राई करना। और अगर आप बीस्ट यूजर हो भाई, प्लीज एटलीस्ट Gen 4 SSD ले लेना एंड मेक श्योर कि आपके लैपटॉप में एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी हो ताकि आप फ्यूचर में SSD को एक्सपैंड भी कर सको। एंड लास्ट में आप ये टेबल भी देख सकते हो, यहाँ मैंने सारे ब्रांड्स के आफ्टर सेल सर्विस को रैंक किया है रिसर्च करके, और सिर्फ उनकी सर्विस क्वालिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि सर्विस सेंटर्स एंड हाउ फास्ट दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड और भी बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे मैंने इनको इवैल्यूएट किया है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो गाइज ये है पूरी गाइड जिसमें मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि कौन सा CPU लेना है, क्या जनरेशन होनी चाहिए, कौन सा रैम लेना है, कौन सा GPU लेना है, TGP क्या है, TDP क्या है, SSD कौन सा लेना चाहिए, डिस्प्ले कैसा लेना चाहिए, सब कुछ बता दिया है। तो आप डिसाइड
डिसाइड करो ये सारा देख के कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है, मैंने यहाँ नीचे टैग कर रखे हैं लैपटॉप्स एंड उनके बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, हाइप एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत जाती है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।